हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे हेल्थ असेसमेंट 2 केस पेपर 2026 लम्स के, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले लास्ट में देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच रेंज ऑफ द एंकल ब्रेकियल इंडेक्स ABI इज़ क्लिनिकली इंटरप्रेटेड एज नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर 1.0 to 1.4। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स क्या है? एंकल जो होता है वहाँ पर हम, जो हमारी टांग में नीचे एंकल है, वहाँ से हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, और ब्रेकियल जो हमारा आर्म है वहाँ से हम ब्लड प्रेशर लेते हैं। इन दोनों ब्लड प्रेशर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये अगर रेंज 1.0 to 1.4 आती है इनकी रेंज, ठीक है, तो ये नॉर्मल होता है। यहाँ पर कोई भी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ नहीं होती, जिसे हम PAD कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर से करेक्ट। अगर 1.0 से कम हो गया है ये इनका कंपेरिजन, तो वहाँ पर सिवियर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑन द क्लिनिकल पल्स एम्पलीट्यूड स्केल अ पल्स डेट इज़ वीक, थ्रेडी एंड ईजिली ऑब्लिटरेटेड विथ लाइट प्रेशर इज डॉक्यूमेंटेड एज। अब पल्स ग्रेडिंग स्केल होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूछी गई वीक थ्रेडी पल्स जो होती है वो कौन से नंबर पर, मतलब 0 है, +1 ग्रेडिंग स्केल है, +2, +3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो +2 है, ठीक है। +2 पर क्या होता है, वीक थ्रेडी पल्स फील होती है, जबकि 0 पर हमें कोई पल्स फील नहीं होती, ठीक है। और +3 जो है ना, ये बाउंसिंग पल्स है, और +2 जो है ये एक नॉर्मल पल्स है, ठीक है। ये सारे MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। थर्ड नंबर MCQs है हमारे फ्रेंड्स, अ फुल बाउंडिंग पल्स दैट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब एक फुल बाउंडिंग पल्स है जो कि इंक्रीज कर रही है स्ट्रोक वॉल्यूम को ड्यूरिंग एक्सरसाइज और फीवर इज ग्रेडेड एज। देखो ये आ गया ना, तो फुल बाउंडिंग पल्स। अब यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। +3 जो है ना, ये करेक्ट है, ठीक है, पल्स ग्रेडिंग स्केल में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ नंबर है, Raynaud's syndrome is clinically characterized by which of the following pathophysiological mechanism। अब Raynaud's syndrome में कौन सा पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है? तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंटरमिटेंट स्पाज्म ऑफ स्मॉल आर्टरीज रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू डिजिट्स। अब Raynaud's syndrome में क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है स्मॉल आर्टरीज की, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। तो हमारी जो फिंगर्स है वो आपस में क्या हो जाती है, बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 नंबर MCQ से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स इज क्लासिफाइड एनाटोमिकली एज अ डीप वेन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डीप वेन का पूछा गया एनाटोमिकली। डीप वेन कौन सी है, लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है। तो पॉप्लिटियल वेन जो है ये डीप वेन है, और दूसरी फीमरल वेन होती है वो भी डीप वेन है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है, तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉप्लिटियल वेन जो कि नी के नीचे होती है, ठीक है, ये एक डीप वेन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर MCQ है हमारा, बिफोर परफॉर्मिंग एन आर्टेरियल ब्लड गैस ABG puncture on the radial artery, which test must be conducted to ensure adequate collateral circulation from the ulnar artery। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ABG टेस्ट करने से पहले हम अल्नर आर्टरी की सर्कुलेशन देखने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है हमारा फ्रेंड्स 7 नंबर, कनेक्टिव टिश्यू बैंड्स दैट ब्रिज मसल टू बोन्स टू ट्रांसमिट मैकेनिकल फोर्स आर कॉल्ड। अब मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है, कौन से टिश्यूज़, कौन से कनेक्टिव टिश्यूज़? तो इज द करेक्ट ऑप्शन टेंडन्स। मसल से बोन को कनेक्ट करने वाले टेंडन्स होते हैं, और बोन को बोन से कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स होते हैं, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये बुसा है, ये क्या है, ये फ्लूइड लाइक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड होता है, जो कि और क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड की तरह काम करता है, मतलब ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, और वियर एंड टियर को भी ख़त्म करता है, प्रिवेंट करता है।
8 नंबर MCQ है हमारा डेंस एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेट कनेक्ट बॉन टू बॉन एट ए जॉइंट स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी आर नोन एज। अब बॉन टू बॉन आ गया तो ये कौन होगा, लिगामेंट, ठीक है। और बॉन टू मसल था तो वो टेंडन था। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर MCQ है फ्रेंड्स हमारा small fluid filled synovial sacs located at friction points between tendon muscle bony prominence are called। तो यहाँ पर आ गया ये बी नंबर बस है। ये क्या है, स्मॉल फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल सैक्स हैं, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन पॉइंट्स पर होते हैं टेंडन्स मसल्स एंड बोनी प्रोमिनेंस के बीच में, ठीक है। इनकी फ्रिक्शन को ये ख़त्म करता है, ख़त्म करने का काम करता है, सही है। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 10 नंबर MCQ है फ्रेंड्स हमारा विसरल मसल टिश्यू लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, ठीक है। जो विसरल मसल टिश्यू होते हैं ना, जो कि वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स पर होते हैं, तो वो इनवॉलंटरी होते हैं और नॉन स्ट्रेटेड यानी कि स्मूथ मसल्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में है, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 11 नंबर MCQ क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट chronological sequence for executing a physical assessment of the musculoskeletal system। अब इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फिजिकल असेसमेंट का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है ना, इसमें पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं एंड देन रेंज ऑफ मोशन देखते हैं कि ये कितनी इसकी रेंज ऑफ मोशन है मसल्स की, स्केलेटल की, ठीक है। और स्ट्रेंथ उनकी चेक करते हैं, सही है। तो ये इस द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑस्कल्टेशन और परकशन रूटिंग की तरह नहीं होता मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की फिजिकल असेसमेंट में, क्योंकि इसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं होती, कोई परकशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो सॉफ्ट ऑर्गन्स में होते हैं। ये बोन्स जो है ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है। नेक्स्ट MCQ है हमारा फ्रेंड्स, व्हेन अ नर्स आस्क अ पेशेंट टू पॉइंट देयर फुट एंड टोज downward toward the floor, the joint movement is called। B is the correct option, plantar flexion। तो फ्रेंड्स इसमें नर्स क्या कर रही है पेशेंट को कि वो अपने फुट के जो टोज है ना और या फिंगर्स जो हैं, ठीक है, उन्हें फ्लोर की तरफ करे, ज़मीन की तरफ नीचे करे, ठीक है, और उसकी हील ऊपर ही रहे, ठीक है, मतलब टोज को नीचे करे। तो जॉइंट मूवमेंट इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पर होता कि टोज को ऊपर की तरफ करे तो ये क्या होता है, डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। टूवर्ड द फ्लोर नहीं होता, अगेंस्ट द फ्लोर होता फिर उसमें डोर्सी फ्लेक्शन में, ठीक है। 30 नंबर MCQ से रोटेटिंग द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस अपवर्ड एंटरली इज डिफाइंड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर, सुपाइनेशन। अब कह रहे हैं आप अगर अपनी फोर आर्म को रोटेट करेंगे तो आपकी पाम जो है उसका जो फेस है हैंड का, वो पाम का फेस जो है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है एंट्रियली, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुपाइनेशन। अगर डाउनवर्ड होता, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 नंबर क्या MCQs, व्हाट डज द नर्स स्पेसिफिकली इवेल्युएट व्हेन आस्किंग अ पेशेंट टू परफॉर्म अ टेंडेम वॉक हील टू टो गैस टेस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, सेरिब्रल बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड गेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन 14 में नर्स क्या कर रही है, नर्स स्पेसिफिकली इवेल्युएट कर रही है व्हेन आस्किंग अ पेशेंट, क्या इवेल्युएट कर रही है, आस्किंग पेशेंट को कह रही है कि वो परफॉर्म करे टेंडेम वॉक। अब टेंडेम वॉक किसे कहते हैं, हील टू टो गेट टेस्ट को। हील टू टो मतलब पहले एक पाँव रखा फिर दूसरा पाँव रखा, ठीक है, एक की हील और दूसरे पाँव का टो, ठीक है, और फिर एक पाँव रखा फिर दूसरा, ऐसे इस मूवमेंट को हम टेंडेम वॉक कहते हैं। और इसमें नर्स ने क्या इवेल्युएट किया,
ठीक है। इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेरिबुलर बैलेंस, ठीक है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और गेट, उसका पोस्चर, ये सारा उसने इस वाक में एवेल्युएट किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया कि वो सही चल रहा है नहीं, उसका बैलेंस बराबर है या नहीं, कोऑर्डिनेशन है उसकी बॉडी में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 15 नंबर, ड्यूरिंग ए Romberg assessment, a patient's tendency to sway or lose balance significantly when closing their eyes indicates a deficit in, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, प्रोप्रियोसेप्शन, स्पेशुअल अवेयरनेस। अब इसमें क्या कह रहा है 15 नंबर एमसीक्यू में फ्रेंड, रोमबर्ग असेसमेंट। रोमबर्ग में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि प्रोप्रियोसेप्शन मतलब आंखें बंद करने के बाद भी हम गिरते तो नहीं है कहीं। पेशेंट्स टेंडेंसी टू लॉस बैलेंस, ठीक है, कि पेशेंट लॉस तो नहीं कर देता अपना बैलेंस अपनी आंखें बंद करने के बाद, ठीक है। तो इसे हम प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि स्पेशुअल अवेयरनेस कहते हैं। आंखें बंद करने के बाद भी हम अवेयर हैं या नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेडिकल रिसर्च काउंसिल MRC मसल स्ट्रेंथ स्केल, अ ग्रेड ऑफ 1 इज डिफाइंड एज। अब मसल जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, पल्स ग्रेडिंग स्केल पढ़ा था, वैसे यहाँ पर अब मसल स्ट्रेंथ स्केल यहाँ पर है, ठीक है, और ग्रेड क्या है, 1 है। तो इसमें पूछ रहा है ग्रेड 1 है तो क्या होगा, मसल स्ट्रेंथ क्या होगी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, अ barely डिटेक्टेबल फ्लिकर और ट्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विदाउट जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। इसमें जॉइंट की मूवमेंट नहीं होगी, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, ठीक है, ऑब्जर्व होगा थोड़ा सा, मतलब फ्लिकर, ट्रेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो डिटेक्ट होगा, पर इसमें जॉइंट मूवमेंट नहीं होगी। 1, ठीक है, 1 ग्रेड में ये होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा 17 नंबर, विच क्लिनिकल एग्जाम मैन्यूवर इन्वॉल्व्स टैपिंग और कंप्रेसिंग द पैटेला टू असिस्ट फॉर लार्ज फ्लूइड अक्यूमुलेशन, जिसे हम इफ्यूजन कहते हैं इन द नी जॉइंट। तो इसमें वो कौन सा क्लिनिकल एग्जाम है जिसमें एग्जामिनेशन होता है जिसमें टैपिंग करने से या कंप्रेस करने से पैटेला बोन को उसमें से लार्ज फ्लूइड अक्यूमुलेशन यानी कि इफ्यूजन इन द नी जॉइंट का पता चलता है। ए है रोमबर्ग्स टेस्ट, बी ब्लॉटमेंट टेस्ट, MC मरिस टेस्ट, एलेंस टेस्ट। तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बी बेलॉटमेंट टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में क्या होता है, असेसमेंट होती है लार्ज फ्लूइड अक्यूमुलेशन के अंदर नी जॉइंट में, सही है। नेक्स्ट है 18 नंबर, इन पीडियाट्रिक केयर, ठीक है, बच्चों की केयर, अ बो लेग्ड अपीयरेंस, जैसे हम जेनुवेरम यहाँ पर लिखा हुआ कहते हैं, इज जनरली कंसिडर्ड अ बिनाइन डेवलपमेंटल वेरिएशन अप अंटिल व्हाट एज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 years ऑफ एज तक ये जो बोर्ड लेग होती है ना अपीयरेंस बच्चों की, 2 years ऑफ एज तक ये नॉर्मल होता है, सही है। उसके बाद ये ठीक हो जाती है। 19 नंबर MCQ से हमारा, इन पेशेंट्स विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस हार्ड नॉन टेंडर बोनी इनलार्जमेंट located specifically on the distal interphalangeal joints of the fingers are called। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, उसमें क्या है, हार्ड है, नॉन टेंडर मतलब टच करने से पेन नहीं होता, पर बोन्स जो हैं वो इनलार्ज हैं। लोकेटेड कहाँ पर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर ऑफ द फिंगर्स, हमारे जो फिंगर्स है ना इसके जो ऊपर नेल के नीचे वाला हिस्सा है ना यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो नॉन टेंडर बोनी इनलार्जमेंट है ना ये इस डिस्टल एरिया पर प्रेजेंट है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जिसे हम कहते हैं ऑफ द फिंगर्स, ठीक है, यहाँ पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हर्बिटन्स नोड्स, ठीक है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो जहाँ पर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स आ जाए ना तो HD मूवीज हम देखते हैं ना तो वहाँ पर HD, ठीक है। तो H से हर्बेंडेंस नोड्स
और डी से डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, HT करके याद करें। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, इन पेशेंट विथ osteoarthritis हार्ड नॉन टेटर बोनी enlargements लोकेटेड स्पेसिफिकली ऑन, यहाँ पर डिस्टल है ना, वहाँ पर प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल फेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, बोकार्ड्स नोट्स। तो उसे याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर डी था, वहाँ पर प्रोक्सिमल है तो पी होगा, तो इसमें हम बीपी करके याद करें, जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी लो हमारा चेक करो, तो बीपी, पी से प्रोक्सिमा इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स होगा, और बी से बाउचर्ड्स नोट्स, ठीक है, तो बीपी एंड HT ऐसे करके आप इन्हें याद कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, तो यहाँ पर HD यानी कि हर्बन डेंस नोट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स 20 नंबर, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस कर्वेचर ड्यूरिंग अ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो सवाल में क्या पूछा जा रहा है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फिक्स स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस कर्वेचर को फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान बता रही है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है, स्पाइनल डिफॉर्मिटी रिमेन्स क्लियरली विजिबल, स्पाइनल डिफॉर्मिटी जो है ना वो क्लियरली विजिबल होगी जब हम एग्जामिनेशन करेंगे ना, वेदर वो बंदा स्टैंड अप खड़ा हुआ हो और बेंडिंग फॉरवर्ड या आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हुआ हो, ठीक है, झुका हुआ हो, तब भी उसकी वो जो स्पाइनल स्कोलियोसिस जो कर्वेचर है ना, स्पाइनल में जो कर्वेचर है वो उसका क्लियरली विजिबल होगा, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 21 है, when a patient demonstrates an awareness that their physical or neurological symptoms are abnormal or disturbed, they are exhibiting। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, इनसाइड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ पेशेंट होते हैं, व्हेन अ पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, पता चल जाए, अवेयरनेस हो जाए, तो उसे क्या कि उसे फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो है उसके एबनॉर्मल है, डिस्टर्ब है, ठीक है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये भी मान लेता है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो ये सारा जो है ना इसे हम इंसाइट कहते हैं, ठीक है, ना ही जजमेंट कहते हैं, ना इसे थॉट प्रोसेस कहते हैं, ना परसेप्शन, इंसाइट। 22 नंबर MCQ है, when a patient demonstrate an awareness that a physical and neurological symptoms are abnormal, they are exhibiting, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। 23rd है, अंडर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैटेगरीज, ठीक है, LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस categories, a patient who falls asleep frequently but wakes up briefly when their name is called loudly exhibiting drowsiness is classified as alert, lethargic, stuporous, comatose। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या है, लेथार्जिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की कैटेगरीज में अगर हम देखें, एक पेशेंट है जो कि फॉल्स एस्लीप फ्रीक्वेंटली, जल्दी से सो जाता है, बट वेक्स अप ब्रीफली, और पर जल्दी से ही उठ जाता है, व्हेन द नेम इज कॉल्ड लाउडली, जब उसका नाम ज़ोर से पुकारा जाता है, ठीक है, बट वो जब उठता है तो उसमें क्या होता है, एग्जिबिटिंग ड्राउजीनेस, उसे चक्कर आ रहे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सुस्त हो रहा होता है, लेजीनेस हो रही होती है उसमें, तो ये कौन सी कैटेगरी है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, तो इसका बी है, लेथार्जिक, ठीक है। 24 नंबर MCQ है, ड्यूरिंग अ ग्लासगो कामा स्केल, जिसे हम GCS कहते हैं, असेसमेंट, अ पेशेंट ओपन द आइज ओनली व्हेन अ लोकलाइज पेनफुल स्टिमुलस इज अप्लाइड, व्हाट स्कोर इज असाइंड फॉर आई रिस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स एक ग्लासगो कामा स्केल है एक, जिसमें असेसमेंट किया जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को, ठीक है, उसमें पेशेंट तभी अपनी आंखें खोलता है जब उसे पेनफुल स्टिमुलस दिया जाए, ठीक है, उसे दर्द हो, उसे दर्द दिया जाए, तभी वो आंखें खोलता है। तो ये कौन सा स्कोर है, मतलब कौन सी स्टेज है, ठीक है, स्केल पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C, 2 नंबर स्टेज है, ठीक है। और अगर 3 हम B नंबर का बताएं, 3 उसमें बिल्कुल वो उसे पेन भी दिया जाए ना, पेनफुल स्टिमुलस,
तो भी वो अपनी आंखें नहीं खोलता, बिल्कुल कोमा में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 25 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, अ पेशेंट ऑन द GCS यानी कि ग्लासगो कामा स्केल। ठीक है, रेस्पॉन्स टू वर्बल क्वेश्चनिंग विथ कंफ्यूज डिसओरिएंटेड कन्वर्जन, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट वर्बल रेस्पॉन्स स्कोर। अब ग्लासगो कामा स्केल का ही ये भी है एक MCQs। इसमें क्या है, वर्बल क्वेश्चनिंग हो रही है और उसमें क्या था, आई ओपनिंग का था। ठीक है, आई रेस्पॉन्स, वो आंखें खोल रहा है या नहीं, यहाँ पर ये जवाब दे रहा है या नहीं। ठीक है, विथ कंफ्यूज है, डिसओरिएंटेड है, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्बल स्कोर, तो इसका वर्बल स्कोर क्या होगा, ए। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड्स, ये डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज है तो यहाँ पर 4 नंबर करेक्ट होगा। और ये अगर ओरिएंटेड है, से पता है ये कहाँ है, पेशेंट को किस जगह पर, क्या टाइम हो रहा है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है, वो कहाँ है, हॉस्पिटल में, घर में, तो इसे हम 5, ओरिएंटेड है तो वो 5 होगा। ठीक है, वर्बल रिस्पॉन्स स्कोर जो है इसका 5 होगा। और 3 अगर होगा तो उसमें वो क्या कहेगा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स कहेगा। अगर उसे एक सवाल किया जाएगा तो वो जवाब दूसरा देगा। उससे पूछा जाएगा आप कहाँ हो, वो कहेगा अभी सुबह आए। ठीक है, इसी टाइप के। और अगर 2 हो जाए स्कोर वर्बल, तो उसमें वो इनकम्प्रिहेंसिव साउंड्स निकालेगा। ठीक है, जो हमें समझ में ना आए। और 1 हो जाए वर्बल रिस्पॉन्स, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट MCQ है 26 नंबर, ड्यूरिंग अ फिजिकल असेसमेंट अ नर्स डिस्कवर्स दैट अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एन इनएबिलिटी to abduct the left eye laterally, resulting in double vision diplopia. Which cranial nerve is likely affected? तो फ्रेंड्स इसका C नंबर करेक्ट है, क्रेनियल नर्व 6। ठीक है, जिसे हम एब्ड्यूसन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो एब्ड्यूसन जो 6 नंबर क्रेनियल नर्व है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, ये लेटरली आई मूवमेंट जो है ना उसे कंट्रोल करती है। और ये एक मोटर नर्व है। ये भी MCQs आ सकता है कि एब्ड्यूसन जो क्रेनियल नर्व है ये मोटर है, सेंसरी है, या दोनों है, तो ये मोटर नर्व है। और ये आई मूवमेंट, लेटरल आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर इसमें डिसेबिलिटी हो जाए तो क्या होगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, डबल विजन नज़र आएगी। और यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन है, क्रेनियल नर्व 4 जिसे ट्रोक्लियर नर्व कहा जाता है, ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये भी प्योरली मोटर नर्व है। और ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है, डाउन एंड इन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ओक्यूलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि फॉलो करना, एच पैटर्न। ठीक है, और अगर इसमें डिफॉर्मिटी आ जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, तो डबल विजन हो जाता है इसमें भी, और स्ट्रैबिस्मस भी हो जाती है कंडीशन। और जो ए नंबर क्रेनियल नर्व 3 है, ओक्यूलोमोटर, ये फ्रेंड्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये MCQs आ सकते हैं। ठीक है, ओक्यूलोमोटर जो है ये भी एक प्योरली मोटर नर्व है। और इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, ओक्यूलोमोटर ये कंट्रोल करती है पिपुलरी रिफ्लेक्स आई मूवमेंट को। ये चेक करती है कॉन्स्ट्रिक्शन को कि पिपुल सही से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है या नहीं लाइट लगने पर। ठीक है, और इसकी डिसेबिलिटी अगर हो जाए इस नर्व में तो क्या हो जाता है, अनइक्वल पिपुल्स हो जाते हैं, जिसे हम एनिसोकोरिया भी कहते हैं। ठीक है, इम्पेयर्ड आई मूवमेंट भी इम्पेयर्ड हो जाती है। और इसका जो डी ऑप्शन है, फेशियल नर्व, जो कि 7 नंबर नर्व है, ये मिक्स्ड है। इसमें ये मोटर फंक्शन भी करती है और सेंसरी भी। मोटर में क्या करती है, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम स्माइल कहते हैं, पफ चीक्स हमारे बाहर निकल आ जाते हैं स्माइल करते वक्त, हमारे आईब्रोज रेस करना, ये सारे क्या है, मोटर फंक्शन है जो कि फेशियल नर्व कंट्रोल करती है। और इसका सेंसरी में क्या होगा, ये सेंसरी में क्या करती हैं फ्रेंड्स, फेशियल नर्व टेस्ट करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को। ठीक है, एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग जो है ना, इसका टेस्ट करती है कि कहीं शुगर या साल्ट तो नहीं खाने में ज़्यादा। नेक्स्ट MCQ है फ्रेंड्स हमारा 27, अ पेशेंट प्रेजेंट विद असिमेट्रिक फेशियल एक्सप्रेशन। अब उसके एसिमेट्रिक फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब दोनों साइड के फेस के दोनों साइड है ना, वो एक जैसे नहीं है, उनके एक्सप्रेशन एक जैसे नहीं है, एसिमेट्रिक है।
ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। एंड इनएबिलिटी टू पफ आउट देयर चीक्स एंड लॉस ऑफ टेस्ट। अब उन्हें इनएबिलिटी हो गई है कि उनके चीक्स पफ आउट नहीं होते, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। दिस इंडिकेट अ लेजन इन। अब ये किस में हो गया लेजन? ये हमारी फेशियल नर्व थी, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्रेनियल नर्व 7, ठीक है, जिसे फेशियल नर्व कहते हैं, जो कि कंट्रोल कर रही थी चीक्स को, हमारे अपर आईब्रोज को रेज करना, टंग का टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 28 नंबर एमसीक्यूज है द वेस्टिब्यूलोकोक्लियर रिफ्लेक्स, VOR जिसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलोकोक्लियर रिफ्लेक्स टेस्ट, which assists coordinate head rotation and eye tracking stability, evaluates the functional integrity of which cranial nerve। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, क्रेनियल नर्व 8। तो वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व जो होती है ना फ्रेंड्स, वो क्रेनियल नर्व 8 है। अब ये क्या कहती है? कोऑर्डिनेट हेड कोऑर्डिनेशन, हेड रोटेशन को कोऑर्डिनेट करती है और आई ट्रैकिंग को भी स्टेबिलिटी देती है। तो ये कौन सी क्रेनियल नर्व है? 8 नंबर, जिसे हम वेस्टिब्यूलोकोक्लियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा MCQ 29 है व्हाइल इवैल्यूएटिंग अ पेशेंट्स माउथ द नर्स नोटिस दैट अ यूवुला डेविएट्स अवे फ्रॉम मिडलाइन अपॉन फोनेशन, ठीक है। द क्लिनिकल साइन इंडिकेट्स एन एबनॉर्मलिटी इन विच नर्व। अब कह रहा है वाइल इवैल्यूएटिंग अ पेशेंट्स माउथ, पेशेंट माउथ को इवैल्यूएट करते वक्त नर्स ने नोटिस क्या यूवुला जो था ना, जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, डेविएट्स अवे, वो डेविएट अवे दूर हो गया, फ्रॉम द मिडलाइन बीच से दूर हो गया, अपॉन फोनेशन क्या कहने पर? आह। अगर पेशेंट ने आह कहा ना, उस पर उसका यूवुला डेविएट हो गया। दिस क्लिनिकल साइन, ये जो क्लिनिकल साइन था ना, उसका यूवुला जो था डेविएट हो गया मिडलाइन से। ये एबनॉर्मलिटी है, किस नर्व में ये एबनॉर्मलिटी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो वेगस नर्व है, क्योंकि वेगस नर्व जो है ना वो यूवुला को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है। ये वेगस नर्व सबसे लार्जेस्ट नर्व है, ये क्रेनियल नर्व 8 है, और सॉरी 10 है, सही है। नेक्स्ट है 30 नंबर एमसीक्यूज आस्किंग अ पेशेंट to shrug their shoulders against the mechanical resistance of the examiner's hand test which cranial nerve, which nerve। अब आस्किंग अ पेशेंट, ये क्वेश्चन क्या करें? पेशेंट से आप कह रहे हैं कि वो अपने शोल्डर्स को श्रग करे अगेंस्ट द मैकेनिकल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, जो उसे एग्जामिनर दे रहा है अपने हाथों से। तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व ये काम करेगी? तो इसमें सी नंबर करेक्ट है, क्रेनियल नर्व 11। ये कौन सी होती है? एक्सेसरी क्रेनियल नर्व होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका काम क्या होता है? ये शोल्डर्स को कंट्रोल करती है, शोल्डर्स की मूवमेंट को, उसे हेल्प करती है मूवमेंट कराने में अगेंस्ट द मैकेनिकल रेजिस्टेंस, जो कि उसे एग्जामिनर अपने हाथों से दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक्सेसरी नर्व। 31 नंबर MCQ है फ्रेंड्स व्हेन असेसिंग पेन परसेप्शन द क्लिनिशियन अप्लाई द शार्प सेफ्टी पिन object to symmetrical body region. This assists sensory path potency by comparing। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है, राइट साइड vs लेफ्ट साइड, डिस्टल vs प्रॉक्सिमल पार्ट्स। इसमें क्या कह रहा है? पेन परसेप्शन करने के लिए कि पेशेंट को पेन फील हो रहा है या नहीं, जो क्लिनिशियन होगा ना वहाँ पर, वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा शार्प सेफ्टी पिन होती है ना वो, ऑब्जेक्ट टू सिमेट्रिकल बॉडी रीजन। सिमेट्रिकल बॉडी रीजन मतलब एक आर्म है तो दूसरी आर्म में भी उसी जगह को, एक लेफ्ट है तो दूसरी राइट है, उसी जगह उसे वो सेफ्टी पिन करेंगे, ठीक है, पिंच करेंगे, इस साइड भी लगाएंगे, तो वो देखेंगे उसे पेन फील हो रहा है या नहीं। ऐसे ही डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट्स पर भी करेंगे, जो करीब वाले हिस्से हैं पहले उन पर, फिर दूर वाले हिस्सों पर करेंगे। तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 32 नंबर जो है व्हाट क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज टू टेस्ट अ पेशेंट्स पोजिशन अवेयरनेस एंड वाइब्रेशन सेंसेशन ओवर बोनी प्रोमिनेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? कौन सा क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है पेशेंट्स की पोजीशन अवेयरनेस एंड वाइब्रेशन सेंसेशन को चेक करने के लिए बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर?
ठीक है। वाइब्रेशन चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर, बोन के ऊपर। तो ये हमारा बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं वाइब्रेशन चेक करने के लिए ओवर वाइब्रेशन सेंसेशन ओवर बोनी प्रोमिनेंस। ठीक है। 33 नंबर है, ऑन ए स्टैंडर्ड क्लिनिकल मसल स्ट्रेंथ स्केल। अभी मसल स्ट्रेंथ स्केल आ गया। एक्टिव जॉइंट मूवमेंट डेट कैन अकर ओनली व्हेन ग्रेविटी इज कंप्लीटली लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या है, एक्टिव जॉइंट मूवमेंट हो रही है बट यहाँ पर ग्रेविटी कंप्लीटली इलिमिटेड है। हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग मूवमेंट है हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, इज क्लासिफाइड एज ग्रेड। अब ये कौन से ग्रेड में आता है? तो ये ग्रेड 2 में आता है। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ के वैसे 5 ग्रेड्स हैं, ये ग्रेड 2 में आता है, जिस पर क्या हो रहा है, मसल स्ट्रेंथ। एक्टिव जॉइंट मूवमेंट तो है बट ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और इसमें ग्रेविटी बिल्कुल एलिमिनेट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 34 नंबर एमसीक्यूज। द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड to elicit a basic tendon reflex include a stimulus, a sensory pathway, an effector element, a motor unit, and a फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी नंबर है, लिंक विथ अ मोटर न्यूरॉन। इसमें क्या कह रहा है, अब द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू इलिसिट बेसिक टेंडन रिफ्लेक्स करना है। ठीक है, उसमें कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं? एक स्टिमुलस होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्टिमुलस होगा, सेंसरी पाथवे होना चाहिए जिसमें इफेक्टर एलिमेंट होना चाहिए जिस पर इफेक्ट हो रहा है, मोटर यूनिट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? तो सी इज द करेक्ट, लिंक विद अ मोटर न्यूरॉन भी होना चाहिए। ठीक है, सी करेक्ट है यहाँ पर। 35 नंबर जो है, वाइल स्ट्राइकिंग द ट्राइसेप टेंडन। जब हम ट्राइसेप टेंडन को स्ट्राइक करेंगे, लगाएंगे कुछ, व्हाट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स इज एक्सपेक्टेड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कौन सा रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स आएगा नॉर्मली? तो फ्रेंड्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप ट्राइसेप टेंडन को लगाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो हेल्दी पर्सन क्या करे, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, उसकी एल्बो एक्सटेंड हो जाएगी, विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्राइसेप्स, और उसके ट्राइसेप्स जो होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 नंबर एमसीक्यू से, ड्यूरिंग अ सेरिब्रल पैथोलॉजी असेसमेंट अ पेशेंट्स नी रिफ्लेक्स present as slow oscillatory movement where the leg swings forward and backward multiple times like a pendulum. This is called a। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए नंबर है, पेंडुलर मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑसिलेटरी मूवमेंट लिखा हुआ है और वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा रहा है लाइक अ पेंडुलम, तो इसे हम पेंडुलर मूवमेंट कहते हैं। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, 37 नंबर जो एमसीक्यू है वो क्या है, ऑन अ स्टैंडर्ड क्लिनिकल डीप टेंडन रिफ्लेक्स ग्रेडिंग स्केल अ कंप्लीटली नॉर्मल ब्रिस्क रेस्पॉन्स इज डॉक्यूमेंटेड एज। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स ग्रेडिंग स्केल में कंप्लीटली नॉर्मल ब्रिस्क रेस्पॉन्स जो है वो क्या है, 2+। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेड 2+ होगा तो ये नॉर्मल रेस्पॉन्स है। ठीक है, और 38 नंबर एमसीक्यू से हमारा, अ हाइपर एक्टिव रिथमिक एंड रिपीटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वेव इलिसिट ड्यूरिंग एंकल डोर्सिफ्लेक्शन स्ट्रम ड्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है, एक हाइपर एक्टिव रिथमिक रिपीटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन वेव इलिसिट हो रही है, एंकल डोर्सिफिकेशन हो रही है उसके दौरान, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोनस। क्लोनस क्या होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, मतलब रिफ्लेक्स तो हो रहा है रिफ्लेक्शन, पर हाइपर हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल जो था वो +2 था, पर यहाँ पर +4 हो रहा है, क्लोनस हो रहा है। ठीक है, ये हाइपर रिफ्लेक्सिया है, तो डी करेक्ट है इसका। 39 नंबर क्या है, वाइल एक्सिक्यूटिंग एन एब्डोमिनल सुपरफिशियल रिफ्लेक्स चेक द स्ट्रोक इज अप्लाइड फ्रॉम द साइड टूवर्ड द मिड लाइन, व्हाट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो ए नंबर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड डेविएशन ऑफ अम्बिलिकस टूवर्ड्स द स्टिमुलस। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा,
40 number, when performing a plantar reflex check on an adult, the examiner strokes the outer sole. The patient's big toe extends upward and the other toes fan out. How is this finding interpreted? तो फ्रेंड इसका सी नंबर करेक्ट है. पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन इंडिकेटिंग अपर मोटर न्यूरॉन, जिसे हम UMN लेजन कहते हैं. इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स? When performing a plantar reflex check on an adult, the examiner strokes the outer sole. ठीक है, एग्जामिनर जो है वो उसकी सोल जो है ना, पाँव के जो बीच वाला हिस्सा है, नीचे वाली सोल. द पेशेंट बिग टो एक्सटेंड अपर, उसे लगा रहा है कोई चीज़. ठीक है, कुछ भी लगा रहा है. तो पेशेंट बिग टो, पेशेंट का जो बिग टो है ना, एक्सटेंड अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड अदर टोज जो है ना, फैन आउट, वो भी आउट बाहर की तरफ जा रहे हैं. तो ये फाइंडिंग क्या हमें बता रही है कि ये पॉजिटिव बाबिन्स्की साइन है, जिसमें अपर मोटर न्यूरॉन लेजन बनता है. ठीक है, इसे इंडिकेट कर रही है. यहाँ पर सी जो है वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. 41 क्या है MCQs फ्रेंड्स? ड्यूरिंग स्ट्रक्चर प्रीकोर्डियल पल्पेशन द नर्स डिस्कवर अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ PMI exceeding 3 centimeter in diameter. This specific diagnostic sign is highly predictive of. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कार्डियो, बी नंबर, कार्डियोमेगेली और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नर्स है वो डिस्कवर कर रही है कि PMI जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स है ना, उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, मतलब साइड पर हो गया है. वो कितना साइड पर? 3 सेंटीमीटर हो गया है इन डायमीटर में. ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसकी 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो गई है, एक्सीडिंग. ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक साइन इज हाईली प्रिडिक्टिव. ये डायग्नोस्टिक साइन किसको प्रिडिक्ट कर रहा है? कि बी नंबर यहाँ पर करेक्ट है, कार्डियोमेगेली, मतलब कार्डियोमेगेली हो गया, हार्ट की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गई है. या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जो वेंट्रिकुलर का साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो गया, हाइपरट्रोफी हो गई है. ठीक है. 42 नंबर MCQ से हमारा, टू हियर अ लो पिच्ड एबनॉर्मल हार्ट साउंड और मर्मर. ठीक है, अगर हम सुन रहे हैं लो पिच एबनॉर्मल हार्ट साउंड, जिसे हम मर्मर कह रहे हैं, हाउ शुड द नर्स अप्लाई द स्टेथोस्कोप टू द पेशेंट चेस्ट वाल्व. तो नर्स को चाहिए वो कैसे अप्लाई करेगी स्टेथोस्कोप पेशेंट्स की चेस्ट वाल्व पर, पेशेंट की. तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी नंबर करेक्ट है. प्रेस द बेल लाइटली अगेंस्ट द स्किन. जो बेल होता है ना, जो स्टेथोस्कोप है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायफ्राम, दूसरा बेल. तो बेल को रखेगी अगेंस्ट द स्किन, लाइटली रखेगी. ठीक है, उसे लाइटली प्रेस करेगी तो उसे मरमर साउंड जो है वो सुनाई देंगे. वो बेल क्यों रख रही है? क्योंकि बेल जो है ना वो लो पिच साउंड को इजीली हेल्प करते हैं कि वो सुनने में आए, और डायफ्राम जो है वो हाई पिच साउंड के लिए होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 43. द क्लोजर ऑफ विच हार्ट वाल्व्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द फर्स्ट हार्ट साउंड S1. अब कौन से हार्ट वाल्व्स क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड S1 प्रोड्यूस होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो क्या है? बी नंबर, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल वाल्व जब क्लोज होते हैं तो S1 साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. 44 नंबर MCQ है, एन एबनॉर्मल थर्ड हार्ट साउंड S3 डिटेक्टेड एट द एंड ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग इन एन एडल्ट ओवर द एज ऑफ 30 सजेस्ट विच क्लिनिकल कंडीशन. अब एक एबनॉर्मल थर्ड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम S3 कह रहे हैं. ठीक है, एंड ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के एंड पर ये प्रोड्यूस हो रहा है वॉइस S3 का साउंड. एडल्ट में हो रहा है जो कि 30 ईयर्स का है. अब ये कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है? तो इसका ए नंबर करेक्ट है, वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द वेंट्रिकल. वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है? ओवरलोड हो गया है. ठीक है, तभी ये S3 साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. 45 नंबर क्या है MCQ फ्रेंड? द फोर्थ heart sound S4 structurally describe the mnemonic 10 NEC occurs when the arterial contraction forces blood into a. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, स्टिफ एंड नॉन कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ये हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है S4? जब
स्टिफ एंड नॉन कंप्लाइंट लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 46 नंबर। अंडर द स्टर्नल लेविंग ग्रेटिंग सिस्टम फॉर कार्डियक मर्मर्स, अ मर्मर दैट इज कैरेक्टराइज्ड एज मीडियम इंटेंसिटी विथ एन इजीली पल्पेबल चेस्ट थ्रिल इज क्लासिफाइड एज। अब इसमें भी ग्रेड पूछा गया है, तो इसमें सी नंबर करेक्ट है। ग्रेड 4 में क्या आता है? मीडियम इंटेंसिटी इजीली पल्पेबल चेस्ट थ्रिल। ठीक है, चेस्ट थ्रिल जो है वो इजीली पल्पेबल हो जाए, मर्मर साउंड। ठीक है, तो उसका ये मीडियम इंटेंसिटी वो सी नंबर करेक्ट है। ग्रेड 4 में हम इजीली पल्पेट कर देते हैं। 47 नंबर एमसीक्यू इज फ्रेंड, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स डज अ हेल्दी ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ टाइम में कितनी बार हेल्दी ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होती है? तो डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर देन 4 बिलियन टाइम्स। ओके, 48 नंबर एमसीक्यू इज अंडर नॉर्मल रेस्टिंग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन अ हेल्दी एडल्ट व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंज फॉर कार्डियक आउटपुट। तो इसका सी नंबर करेक्ट टू 5 to 6 लीटर्स पर मिनट जो है ना वो कार्डियक आउटपुट नॉर्मली रिलीज होता है, ये इसका स्टैंडर्ड रेंज है। ठीक है, हेल्दी एडल्ट में। 49 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, वाइल कंडक्टिंग अ फेशियल इंस्पेक्शन द नर्स ऑब्जर्व फीचर्स मैचिंग मून फोर्स, दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन इज अ क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ। 49 नंबर एमसीक्यू है, वाइल कंडक्टिंग अ फेशियल इंस्पेक्शन द नर्स ऑब्जर्व फीचर्स मैचिंग मून फेस, दिस स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन इज अ क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ। इस सवाल में कहा जा रहा है कि जब नर्स जो है फेशियल इंस्पेक्शन कर रही है तो उस दौरान जो फीचर्स मून फेस के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है ये क्लिनिकल इंडिकेशन है किस चीज़ की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पल्मोनिक स्टेनोसिस। ठीक है फ्रेंड्स। 50 नंबर एमसीक्यू है, व्हेन एग्जामिनिंग द हैंड्स अ नर्स नोट्स दैट अ लॉस ऑफ हेयर ओवर द डोर्सल एस्पेक्ट में इंडिकेट विच सिस्टमेटिक एंडोक्राइन कंडीशन। जब नर्स जो है हैंड्स को एग्जामिन कर रही है तो नर्स नोट कर रही है कि लॉस ऑफ हेयर हो रहा है उसके डोर्सल एस्पेक्ट, डोर्सल हैंड का जो एस्पेक्ट है उस पर लॉस ऑफ हेयर है, तो ये जो है इंडिकेट करता है विच सिस्टमेटिक एंडोक्राइन कंडीशन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है, a clinical measure a patient's blood pressure. A clinician measures a patient's blood pressure in both arms. A significant blood pressure elevation in the right arm compared to a lower blood pressure in the left arm or lower extremities suggest. अब इसमें कहा जा रहा है कि एक क्लिनिशियन जो है वो मेजर कर रहा है ब्लड प्रेशर को पेशेंट की दोनों आर्म से। तो सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर एलिवेशन मतलब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर में मतलब ज़्यादा बढ़ा हुआ है राइट आर्म में कंपेयर टू लोअर ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म, जबकि लेफ्ट आर्म में थोड़ा कम है या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो ये जो है क्या सजेस्ट करता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, कोआर्किटेक्शन ऑफ एओर्टा। कोआर्किटेक्शन जो है एओर्टा की ये कंडीशन है, डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में अल्टर होता है, मतलब राइट आर्म में ज़्यादा शो हो रहा है और लेफ्ट आर्म में लोअर शो हो रहा है। तो ये जो है कोआर्किटेशन ऑफ एओर्टा के थ्रू की वजह से होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वाइल असेसिंग अ पेशेंट द नर्स डिस्कवर अ पैराडॉक्सिकल पल्स। जब असेस करते वक्त पेशेंट की नर्स जो है डिस्कवर करती है पैराडॉक्सिकल पल्स को, जिसको पल्सर्स पैराडॉक्सर्स भी कहते हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एग्जैजरेशन ऑफ द नॉर्मल इंस्पायरेटरी फॉल इन सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर। सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर में नॉर्मल इंस्पायरेटरी फॉल आ जाता है। दिस फाइंडिंग इज़ अ डायग्नोस्टिक हॉलमार्क फॉर। तो ये फाइंडिंग जो है वो किसको डायग्नोस करती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है? पैराडॉक्सिकल पल्स जो है नर्स डिस्कवर करती है, जिसमें क्या हो जाता है एन एग्जैजरेशन ऑफ द नॉर्मल इंस्पायरेटरी फॉल, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन जो होती है उसमें फॉल आ जाता है सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर में, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। तो ये फाइंडिंग जो है कार्डियक टेम्पोनेट को शो करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, वाई इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन प्रिफर्ड ओवर द एक्सटर्नल जुगुलर वेन व्हेन असेसिंग अ पेशेंट्स जुगुलर वेनस प्रेशर। जुगुलर वेनस प्रेशर असेस करने के दौरान इंटरनल जुगुलर वेन को प्रिफर किया जाता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन के ऊपर। तो इस वजह से ये किस वजह से होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, क्योंकि इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है वो स्ट्रेटर होती है देन द लेफ्ट, प्रोवाइडिंग मोर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट आर्टेरियल प्रेशर। इंटरनल जुगुलर वेन जो होती है लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा स्ट्रेट होती है और ये जो है प्रोवाइड करती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट अ राइट आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है सुपरफिशियल पल्पेबल वाइब्रेटरी सेंसेशन फेल्ट ऑन द स्किन overlying an area of vascular turbulence are clinically documented as। so friends, superficial palpable vibratory sensations जो कि फेल्ट होती हैं स्किन पे फेल्ट होती हैं ओवरलाइंग इन एरिया ऑफ वेस्कुलर टर्बुलेंस, तो ये जो है क्लिनिकली किस चीज़ को डॉक्यूमेंट करती है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है थ्रिल्स। ये जो है थ्रिल्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन अ क्लिनिशियन पल्पेट अ थ्रिल ओवर पेशेंट्स चेस्ट वॉल, जब पेशेंट्स की चेस्ट वॉल पे क्लिनिशियन पल्पेट करता है थ्रिल को, इट इंडिकेट्स दैट अपॉन ऑस्कल्टेशन, जब ऑस्कल्टेशन की जाए तो यहाँ पे इंडिकेट क्या होता है, दे विल हेयर अ लाउड मर्मर ऑफ एटलीस्ट व्हाट ग्रेड, तो यहाँ पे वो जो है लाउड मर्मर साउंड जो है उनको सुनने में आएगी, तो वो कितने ग्रेड की होगी, अबाउट व्हाट ग्रेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, ग्रेड 4 to 6। तो जो लाउड मर्मर साउंड होगी वो कितने ग्रेड की होगी, 4 to 6 ग्रेड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेयर इज द आइडियल एनाटॉमिकल लोकेशन टू लिसन टू द क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल ऑन द चेस्ट वॉल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी जो है आइडियल एनाटॉमिकल लोकेशन होती है क्लोजर ऑफ एओर्टिक वॉल को सुनने के लिए ऑन द चेस्ट वॉल। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट स्टर्नल बॉर्डर जो है यहाँ पे एओर्टिक वॉल की क्लोजर की साउंड जो है सुनी जाती है, ये एनाटॉमिकल लोकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंडर व्हाट क्लिनिकल सर्कमस्टेंसेस कैन एन ऑब्जर्वर हियर द ओपनिंग ऑफ कार्डियक वॉल। तो कौन से सर्कमस्टेंस के अंडर, क्लिनिकल सर्कमस्टेंस के अंडर ऑब्जर्वर जो है हियर करता है ओपनिंग ऑफ कार्डियक वॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, ओनली इफ़ द वॉल्स आर वेरी सिवियरली डैमेज, अगर वॉल्स जो है सिवियरली डैमेज हैं तभी जो है उनको ओपनिंग ऑफ कार्डियक वॉल्व की सुनाई देंगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है अ पेशेंट हैज़ अ मेजर्ड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 75 ml एंड हार्ट रेट ऑफ 80 बीट्स पर मिनट, व्हाट इज़ दिस पेशेंट एग्जैक्ट कार्डियक आउटपुट। तो यहाँ पे बोल रहा है पेशेंट का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 75 ml है, हार्ट बीट 80 बीट्स है पर मिनट, तो इसका कार्डियक आउटपुट एग्जैक्ट क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका फार्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट का जो है फार्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो जब हम 75 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 80 बीट्स से तो आंसर आएगा 6 लीटर पर मिनट। वहाँ पे 75 ml दिया गया है जबकि आंसर लीटर में है, तो 75 ml जो होता है वो छोटा होता है, ml जो होता है वो छोटा होता है लीटर से। ठीक है, तो 75 ml को जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 बीट्स से तो जवाब आएगा 6 लीटर पर मिनट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है टू एस्टेब्लिश एन एक्यूरेट कार्डियक इंडेक्स वैल्यू, कार्डियक इंडेक्स वैल्यू को एक्यूरेटली इस्टेब्लिश करने के लिए दैट करेक्ट्स फॉर एन अडल्ट पेशेंट्स यूनिक फिजिकल बॉडी साइज द कार्डियक आउटपुट इज डिवाइडेड बाय। तो कार्डियक आउटपुट को डिवाइड किससे करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया को डिवाइड करेंगे कार्डियक आउटपुट से, क्या करने के लिए, एक्यूरेट कार्डियक इंडेक्स वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ अ पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ हाई मेटाबॉलिक डिमांड हैज़ अ कैलकुलेटेड कार्डियक आउटपुट ऑफ 5 लीटर पर मिनट एंड मेजर्ड BSA का फुल फॉर्म ऊपर है बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो उनका जो बॉडी सरफेस एरिया है वो है 2.5 m, व्हाट इज़ देयर एग्जैक्ट कार्डियक इंडेक्स। तो यहाँ पे कार्डियक इंडेक्स का फार्मूला लगाते हुए आंसर आएगा सी नंबर, 2 लीटर पर मिनट। सो फ्रेंड्स, कार्डियक इंडेक्स का फार्मूला जो होता है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कार्डियक आउटपुट को बॉडी सरफेस एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दी गई हैं, कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 है और BSA यानी कि बॉडी सरफेस एरिया जो है वो 2.5 है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 लीटर पर मिनट पर मीटर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एमसीक्यू है ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ द फिंगर नेल्स a nurse document the presence of splinter hemorrhages. This specific finding is heavily associated with which cardiovascular disease disorder? तो यहाँ पे कह रहा है फिजिकल असेसमेंट ऑफ फिंगर नेल, जब नेल की असेस कर रही थी नर्स, तो नर्स ने डॉक्यूमेंट किया
प्रेजेंस ऑफ स्प्लिंटर हेमोरेजेस। स्प्लिंटर हेमोरेजेस उसके नेल्स पे प्रेजेंट है। तो ये जो फाइंडिंग है किसको, कौन से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को हैवीली एसोसिएट करती है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, स्प्लिंटर हेमोरेजेस होते हैं नेल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है टू आइडेंटिफाई ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक्यूरेटली। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए द नर्स असेस ब्लड प्रेशर इन सुपाइन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। नर्स जो है वो ब्लड प्रेशर को असेस करेगी सुपाइन पोजीशन में भी, यानी कि सीधा लेटे हुए पोजीशन में, और स्टैंडिंग पोजीशन में भी। तो क्लिनिकली अ बेसलाइन डायग्नोसिस इज कन्फर्म्ड व्हेन द स्टैंडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्रॉप बाय अ मिनिमम ऑफ। तो यहाँ पे क्लिनिकली बेसलाइन डायग्नोसिस कन्फर्म होगी जब क्या होगा, व्हेन द स्टैंडिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब स्टैंडिंग के टाइम पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा बाय मिनिमम ऑफ, कितना ड्रॉप करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 20 mmHg और मोर। 20 mmHg जो है गिर जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा ब्लड प्रेशर, या फिर इससे भी ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक्यूरेटली डायग्नोस हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। 20 mmHg या फिर उससे ज़्यादा ड्रॉप कर जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्टैंडिंग टाइम पे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है when evaluating the jugular venous pressure the clinician must properly adjust the angle of examination bed. At what position should the patient lie without a pillow to begin measuring the JVP waveform? सो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जब इवेल्यूएट की जाती है जुगुलर वीनस प्रेशर को, तो यहाँ पे क्लिनिशियन जो है वो मस्ट प्रॉपरली एडजस्ट करता है एंगल ऑफ एग्जामिनेशन बेड। जिस बेड पे एग्जामिनेशन की जाती है उसकी एंगल को एडजस्ट किया जाता है। तो कौन सी पोजीशन पे उस पेशेंट को, शुड द पेशेंट लाई विदाउट अ पिलो, विदाउट पिलो के पेशेंट को कौन सी पोजीशन में लेटाना चाहिए टू बिगिन मेयर द जेवीपी वेव फॉर्म, ताकि जेवीपी वेव फॉर्म जो है वो मेयर हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एट अबाउट 25 डिग्री। 25 डिग्री एंगल पे पेशेंट को लाई किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है clinically what is classified as the most common underlying medical cause for a patient presenting with an elevated jugular venous pressure reflecting right ventricular failure। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्लिनिकली क्लासीफाई किया गया है मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग मेडिकल काज, जिसमें पेशेंट जो है प्रेजेंट है विथ एन एलिवेटेड, उसकी जो जुगुलर वेनस प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को। तो क्लिनिकली ये जो है कौन सा मेडिकल काज है इसका? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच फंडामेंटल सेफ्टी रूल मस्ट अ नर्स स्ट्रिक्टली मेंटेन व्हाइल परफॉर्मिंग अ बायलैटरल फिजिकल असेसमेंट ऑफ द आर्टेरियल पल्सेस इन द नेक। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी फंडामेंटल सेफ्टी रूल जो है नर्स स्ट्रिक्टली मेंटेन करती है जब वो परफॉर्म करती है बायलैटरल फिजिकल असेसमेंट ऑफ द आर्टेरियल पल्सेस इन द नेक, जब वो नेक की आर्टेरियल पल्सेस असेस करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, नेवर पल्पेट बोथ कैरोटिड आर्टरीज एट द सेम टाइम, कि जो कैरोटिड आर्टरी होती है दोनों साइड से कभी भी एक साथ पल्पेट नहीं की जाती, क्योंकि कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। अगर दोनों साइड से हमने पल्पेट करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ बंद हो जाएगी, तो ब्रेन जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इस वजह से कभी भी कैरोटिड आर्टरीज को दोनों साइड से पल्पेट नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाइल असेसिंग द पेरिकार्डियम द नर्स लोकेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स इन अ नॉर्मल एडल्ट वेयर शुड द फिंगर टिप्स फील दिस लोकलाइज एपिकल इम्पल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है जब नर्स जो है पेरिकार्डियम असेस करती है तो नर्स लोकेट करती है पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स को। नॉर्मल एडल्ट में ये जो है कहाँ पे, वेयर शुड द फिंगर टिप्स को कहाँ पे फील होता है ये लोकलाइज एपिकल इम्पल्स। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है पास में भी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट एमसीक्यू है
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस filled with air but not available for gaseous exchange? सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 150 ml। 150 ml जो है वॉल्यूम ऑफ डेड स्पेस है। ये वो स्पेस होता है जिसमें एयर तो फिल्ड होती है बट नॉट अवेलेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, जिसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। तो ये जो इसका वॉल्यूम होता है कितना होता है, डेड स्पेस का वॉल्यूम 150 ml। नेक्स्ट MCQ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द एनलार्जिंग यूट्रस एलिवेट्स द डायाफ्राम बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेगनेंसी के दौरान एनलार्जिंग यूट्रस जो होता है वो एलिवेट करता है डायाफ्राम को कितने सेंटीमीटर्स तक डायाफ्राम जो है वो बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है, chronic bronchitis is clinically defined by a productive cough lasting for at least। chronic bronchitis जो है clinically defined किया जाता है प्रोडक्टिव कफ, वो कितने मतलब टाइम से रही है कफ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 months of the year for 2 years in a row। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट MCQ है, रस्ट कलर्ड स्प्यूटम इज कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विथ विच कंडीशन? रस्ट कलर्ड स्प्यूटम जो होता है वो कौन सी कंडीशन के साथ एसोसिएट करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है TB या फिर नेमोकोकल नमोनिया। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इक्वलिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसको बैरल जेस्ट भी कहते हैं, अकर्स नॉर्मली इन एजिंग के साथ नॉर्मली होती है, एज वेल एज क्रोनिकली और क्रोनिकली भी होती है। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रोनिक एम्फाइसीमा एंड अस्थमा। तो क्रोनिक एम्फाइसीमा में ये कंडीशन होती है, क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इक्वल हो जाता है ट्रांसवर्स डायमीटर के, जिसमें क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। ये नॉर्मली तो एजिंग के साथ होती है, मगर अगर क्रोनिकली हो जाए तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? क्रोनिक एम्फाइसीमा या फिर अस्थमा। नेक्स्ट MCQ है, टेक्टाइल फ्रीमिटस इज नॉर्मली मोस्ट प्रोमिनेंट बिटवीन द। टेक्टाइल फ्रीमिटस जो है कब प्रोमिनेंट होता है? प्रोमिनेंट बिटवीन द स्केपुला एंड डिक्रीजेस एज यू प्रोग्रेस डाउन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ये जो है स्केपुला पे प्रोमिनेंट होता है और डिक्रीज हो जाता है जब आप लोग एज यू प्रोग्रेस डाउन, जैसे आप जो है नीचे की तरफ जाते हैं तो उसके साथ डिक्रीज होता है टेक्टाइल फ्रीमिटस। नेक्स्ट MCQ है, डिक्रीज टेक्टाइल फ्रीमिटस अकर्स व्हेन एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्ट ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन सच एज इन। तो यहाँ पे कह रहा है टेक्टाइल फ्रीमिटस जो है वो डिक्रीज हो जाता है कब? जब कोई चीज़ जो है ऑब्स्ट्रक्ट करे वाइब्रेशन की ट्रांसमिशंस को, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन या फिर नेमोथोरेक्स या फिर प्लूरल इफ्यूजन में टेक्टाइल फ्रीमिटस जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट MCQ है, हाइपर रेजोनेंस ड्यूरिंग परकशन इज फाउंड व्हेन टू मच एयर इज प्रेजेंट टिपिकल ऑफ। तो यहाँ पे कह रहा है हाइपर रेजोनेंस जो होती है परकशन के दौरान फाउंड होती है जब जो है टू मच एयर जो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है, टिपिकल ऑफ एम्फाइसीमा और फिर नेमोथोरेक्स। एम्फाइसीमा या फिर नेमोथोरेक्स में ये हाइपर रेजोनेंस होता है परकशन के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट MCQ है, loud low pitched bubbling and gurgling sounds heard early in inspiration that sound like velcro describe। तो फ्रेंड्स ये जो है कॉर्ड्स क्रैकल्स को बोलते हैं। लाउड लो पिच बबलिंग गर्गलिंग साउंड्स जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड्स क्रैकल। नेक्स्ट MCQ है, विच क्रेनियल नर्व इज एवेल्यूएटेड बाय आस्किंग द पेशेंट इफ दे हैव अ प्रॉब्लम विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। तो फ्रेंड्स सेंस ऑफ स्मेल के लिए क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रेनियल नर्व जो कि स्मेल के साथ सेंस करे उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, क्रेनियल नर्व 1 जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी। नेक्स्ट MCQ है, टू टेस्ट इंडिविजुअल मसल और आइसोलेट डबल विजन। इंडिविजुअल के मसल को टेस्ट करने के लिए या फिर डबल विजन और आइसोलेट डबल विजन, द नर्स आस्क द पेशेंट टू फॉलो अ पिन और फिंगर इन विच पैटर्न। तो नर्स जो है वो पेशेंट को कहेगी इस पिन को फॉलो करें या फिर फिंगर को फॉलो करें कौन से पैटर्न में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है एच पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है डबल विजन जिनको होती है उनके लिए ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट MCQ है, द कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो होती है टेस्ट
है एक, जिसमें क्या होता है द सेंसरी कंपोनेंट ऑफ विच क्रेनियल नर्व, जिसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, क्रेनियल नर्व 5।